जब बीरबल ने बादशाह को सबसे मूर्ख घोषित कर दिया। और फिर एक दिन अकबर ने दरबार में मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम हर किसी को उसकी औकात बता सकते हो। बताओ, कौन है सबसे बुद्धिमान इंसान पूरे राज्य में? बीरबल मुस्कुराए। आपके सवाल का जवाब वक्त आने पर दूंगा हुजूर। अकबर बोले, अगर तुम मुझे ही सबसे बुद्धिमान कहो तो मेरी आत्मा संतुष्ट होगी। बीरबल ने फिर मुस्कुराकर चुप्पी साध ली। लेकिन अगले दिन बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा दरबार सन्न रह गया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक कागज का पर्चा रखा जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति बादशाह अकबर। सभी दरबारी दंग रह गए। एक दरबारी तो बेहोश होते होते बचा। ये क्या है बीरबल? वजीर चिल्लाया। कागज बादशाह तक पहुंचा और जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या मतलब है इस पर्चे का? क्या ये मेरा अपमान है? अकबर गरजे। बीरबल सिर झुकाकर बोले, नहीं हुजूर, ये सच्चाई है, अभी के लिए। बीरबल ने कहा, अगर आप दोपहर तक अपनी बुद्धिमानी से इस पर्चे को झूठा साबित कर दें तो मैं पूरे दरबार के सामने आपको फिर से सबसे बुद्धिमान घोषित कर दूंगा। और अगर नहीं कर सका तो आप खुद ही इसे सही मान लीजिएगा। अकबर आग बबूला हो उठे। ठीक है बीरबल, अब देखते हैं तुम्हारी ये चाल कैसी है। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, इस पूरे राज्य में कोई ऐसी चीज है जो सबसे कीमती है, लेकिन हर कोई उसे फेंक देता है। अगर बादशाह उसे आज दोपहर तक ढूंढ लाए तो मैं उन्हें सबसे बुद्धिमान मान लूंगा। पूरे दरबार में चर्चा होने लगी। ऐसी कौन सी चीज? अकबर ने पूरे राज्य के विद्वानों को बुलवाया। किसी ने कहा समय, किसी ने कहा नींद, किसी ने कहा प्रेम। लेकिन बीरबल मुस्कुराए, नहीं, अभी नहीं। अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर खुद पूरे नगर में निकल पड़े। हर गली, हर दुकानदार से पूछा, ऐसी चीज बताओ जो सबसे कीमती है, लेकिन लोग उसे फेंक देते हैं। लेकिन किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। शाम ढलने लगी। बादशाह थक गए, वापस दरबार लौटे, पसीने में भीगे हुए, चेहरे पर निराशा। बीरबल पहले से वहां खड़े थे, मुस्कुराते हुए। बीरबल ने एक पुरानी थैली से एक छोटी सी वस्तु निकाली, एक टूटी हुई किताब जिसके बीच में एक झूठा पत्र रखा था। ये रही वो चीज हुजूर। अकबर ने चौंक कर देखा। ये तो वो पत्र है जो किसी समय मुझसे झूठ बोलने के लिए लिखा गया था। बीरबल बोले, सिर्फ वो नहीं हुजूर, ये पत्र झूठा था, लेकिन आपने तब उस पर विश्वास किया। आपने बिना सोचे उस आदमी को दंड दे दिया और बाद में सच्चाई सामने आने पर शर्मिंदा हुए। झूठा विश्वास ही वो चीज है जिसे हम कीमती मानते हैं, लेकिन असल में उसे फेंक देना चाहिए। और वही बात है जो आपने तब नहीं की, इसलिए मैंने आपको सबसे मूर्ख कहा। पूरे दरबार में गहरी खामोशी। अकबर के चेहरे पर आत्मबोध का प्रकाश चमका। बीरबल, तुम्हारा इशारा समझ गया। जब कोई बादशाह भी झूठ पर विश्वास करे तो वो भी मूर्खता कर बैठता है। बीरबल बोले, महाराज, जो राजा अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की शक्ति रखता है वही असली बुद्धिमान होता है। और आज आपने वही किया। अब बीरबल ने वही पर्चा उठाया और उसके ऊपर नए अक्षरों में लिखा, राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सम्राट अकबर। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने सबके सामने कहा, जो खुद को सुधार सकता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। बादशाह वही होता है जो अपने निर्णय पर सवाल उठाने की हिम्मत रखता है। बाद में बीरबल ने अकेले में अकबर को बताया, हुजूर, असल में ये पूरा प्रयोग था। मैंने जानबूझकर वो पुराना पत्र और सवाल उठाया ताकि दरबार में बैठे हुए दरबारी जो हर दिन आपकी झूठी तारीफ करते हैं खुद सामने आए। आज दरबार में जो लोग पहले आपके गुस्से से डरकर मेरी निंदा कर रहे थे वही अब मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। अकबर हंस पड़े। सचमुच बीरबल,
मूर्ख तो मैं था, पर अब नहीं। सीख, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, चाहे वो राजा हो या रंक। अकबर का खोया हीरा और बीरबल की अद्भुत चालबाजी से खुला राज। शाही खजाने की दीवारों पर टंगे थे सोने के झूमर, चारों ओर सुरक्षा प्रहरी खड़े थे और भीतर एक लंबा लकड़ी का संदूक था जिस पर लिखा था, शाहे हिंदुस्तान का सबसे बेशकीमती हीरा। एक सुबह खजाने का मुख्य रक्षक कासिम दरबार में घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। हुजूर, वो हीरा गायब हो गया है। अकबर का चेहरा तमतमा उठा। क्या बकवास है ये? वहां सुरक्षा पहरेदार दिन रात तैनात रहते हैं, कोई अंदर कैसे घुस सकता है? कासिम कांपते हुए बोला, हुजूर, संदूक को किसी ने छेड़ा नहीं, ताले ज्यों के त्यों हैं, लेकिन हीरा गायब है। अकबर ने उसी वक्त दरबार बुलवाया। सभी वजीर, अमीर, कलाकार और गुप्तचर मौजूद थे। अकबर ने घोषणा की, जो मेरे हीरे को ढूंढ कर लाएगा उसे 1000 अशरफियां इनाम में दी जाएंगी और जो चोर होगा उसका सिर दरबार में कलम किया जाएगा। बीरबल अब भी शांत थे। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम इस राज को सुलझा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज, ये चोरी बाहर से नहीं, भीतर से हुई है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने सबको कहा, आज रात खजाने के बाहर पहरा न हो और किसी को भी जाने से न रोका जाए। अकबर चौंके, क्या पागलपन है ये? नहीं महाराज, बीरबल बोले, चोर वही आएगा, अकेले। रात के तीसरे पहर, अंधेरा घना था। बीरबल ने खजाने के कमरे के बाहर एक गुप्त चावल का बिछावन डलवा दिया ताकि किसी का भी हल्का सा पदचिन्ह दिख जाए। और जैसे ही सुबह हुई, बीरबल सबसे पहले वहां पहुंचे और देखा एक जोड़ी पैरों के निशान चावल पर पड़े हैं और वो पैरों में चप्पल नहीं थे। बीरबल दरबार पहुंचे। सभी दरबारी वही थे। बीरबल ने देखा, ज्यादातर दरबारियों ने शानदार जूतियां पहन रखी थी, लेकिन एक व्यक्ति, मौलवी सुल्तान, नंगे पांव बैठा था। मौलवी साहब, आपके पैर में क्या हुआ? बीरबल ने पूछा। वो हंसकर बोले, अरे बीरबल साहब, सुबह वजू कर रहा था, चप्पल बाहर भूल आया। बीरबल मुस्कुराए। वो चप्पल वही थी जहां हीरा था और उसके पास एक ही जोड़ी पैर के निशान थे। अब बीरबल ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाकर एक छोटी सी पोटली दी और बोले, इसमें है सच की राख। अगर कोई चोर इसे अपने घर ले गया तो अगले दिन उसके हाथ पर काला निशान दिखेगा। सबने हंसते हुए पोटली ले ली। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी के हाथ खुले थे सिवाय मौलवी सुल्तान के। वो रूमाल से हाथ ढके बैठा था। बीरबल ने रूमाल खींचा, हाथ बिल्कुल साफ था। ये रहा सबूत। बीरबल बोले, क्या? लेकिन निशान तो नहीं है। अकबर बोले। बीरबल मुस्कुराए, सच की राख जैसी कोई चीज नहीं होती महाराज, लेकिन चोर हमेशा डरता है कि उसके हाथ पर कुछ आ गया होगा और छिपाता जरूर है। अकबर बोले, बोलो मौलवी, कहाँ है हीरा? मौलवी अब पूरी तरह डर गया था। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हीरा इसलिए चुराया क्योंकि मेरे राज्य का पुराना नवाब मुझे हुक्म दे रहा था। वो अकबर से बदला लेना चाहता था। हीरा मैंने अपने तकिए के अंदर छिपा रखा है। मैं इसे बेचकर तुम्हारी बदनामी कराना चाहता था। अकबर गुस्से में आग बबूला हो गए। मौलवी को कड़ी सजा दी गई। राज्य की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत किया गया और बीरबल को 1000 अशरफिया, एक स्वर्ण मुकुट और अकबर की तरफ से सम्मान पत्र मिला। अकबर बोले, तुमने बिना तलवार चलाए सच्चाई से सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया बीरबल। सीख, चोरी के पीछे अगर चालाकी हो तो सच्चाई को पकड़ने के लिए उससे बड़ी चालाकी चाहिए। बीरबल जैसे दिमाग से कोई भी रहस्य ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। बीरबल और 3 नाम वाले जासूस, जो बदलता था हर दिन अपनी पहचान। संध्या का समय था।
अकबर का दरबार सामान्य चल रहा था। नृत्य, काव्य और दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर चर्चा हो रही थी कि तभी महल के सुरक्षा प्रमुख ने घबराकर प्रवेश किया। हुजूर, एक अजीब मामला सामने आया है। क्या हुआ? अकबर ने पूछा। शहर में एक ऐसा व्यक्ति घूम रहा है जो हर दिन नया नाम, नया चेहरा और नई कहानी लेकर आता है, लेकिन हर जगह से उसे कोई न कोई गुप्त सूचना मिल रही है। अकबर चौकन्ने हो गए। कौन है आदमी? किसी को नहीं पता। कोई कहता है वो याकूब नाम से कवि है, किसी ने उसे रहीम दर्जी के रूप में देखा, और किसी ने मंगू नाम से मंदिर में भिक्षा मांगते। लेकिन वो कर क्या रहा है? अकबर ने पूछा। वो महल और राजधानी से जुड़ी संवेदनशील बातें जान रहा है। गुप्त योजनाओं की खबरें भी बाहर जा रही हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो अब तक शांत बैठे थे, मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, जो आदमी हर दिन नाम और चेहरा बदल रहा है वो आम आदमी नहीं, वो एक जासूस है, और शायद किसी दुश्मन राज्य का। क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें उसके जैसे चालाक बनना होगा। बीरबल, ये काम तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। अकबर बोले। बीरबल की योजना, एक आदमी को पकड़ने के लिए 3 परछाइयां बनानी होंगी। बीरबल ने सबसे पहले राजधानी के 3 सबसे अलग क्षेत्रों में गुप्त निगरानी शुरू करवाई। 1, कवि सम्मेलन, क्योंकि वहां वो याकूब कवि बनकर आया था। 2, दर्जी मोहल्ला, जहां उसने रहीम दर्जी बनकर कपड़े सिलवाए थे। 3, मंदिर क्षेत्र, जहां मंगू साधु बनकर भिक्षा मांगी थी। बीरबल ने 3 भरोसेमंद गुप्तचरों को तैयार किया, जिन्हें उन्होंने 3 नकली पहचानें दी, और उन्हें उस रहस्यमयी व्यक्ति के हर दिन बदलते चेहरे को ट्रैक करने की जिम्मेदारी दी। पहली मुलाकात, जब याकूब कवि बना गुप्तचरों का शिकार। अगले दिन कवि सम्मेलन में एक भव्य और शायराना अंदाज वाला व्यक्ति आया। मैं याकूब हूं, रूहों से बातें करता हूं, शब्दों में तलवार छिपा रखी है मैंने। वो ऐसे गजलें सुना रहा था जिनमें राजमहल के भीतर के रहस्य छिपे थे। बीरबल के गुप्तचरों में से एक ने कवि बनकर उसे चुनौती दी। क्या तुम ये बता सकते हो कि अकबर कल किस योजना पर विचार कर रहे हैं? याकूब ने मुस्कुराकर कहा, कल का भविष्य केवल वही जान सकता है जो रात का महल जानता है। गुप्तचर चौंक गया। इसका मतलब ये व्यक्ति महल की योजनाओं तक पहुंच बना चुका था। अगले दिन वही व्यक्ति एक छोटे दर्जी की दुकान में दिखाई दिया। इस बार नाम था रहीम। रहीम दर्जी बनकर वो वजीरों के नौकरों से बात कर रहा था, उनके कपड़ों की नाप ले रहा था, लेकिन बातों में ही उन सबसे गोपनीय जानकारियां निकाल रहा था। जैसे किस वजीर की चाल किस ओर झुकी है, किसने क्या जेवर बनवाया है, किसका कोई भेद छिपा है। बीरबल का दूसरा गुप्तचर तुरंत संदेश भेजता है। वो दर्जी बनकर मंत्रियों की बातें निकाल रहा है। अब बारी थी तीसरे रूप की, मंगू साधु। मंदिर में एक बूढ़ा साधु बैठा दिखा, आंखें बंद, माथे पर चंदन और मंत्रों में लीन। लेकिन वो बात करते करते भक्तों से पूछ रहा था, राजा की आज की दिशा क्या है? कोई नया पाहुना तो नहीं आया दरबार में? अकबर के खजाने में सोना कम है क्या? बीरबल का तीसरा गुप्तचर, एक पुजारी के वेश में, समझ गया ये आदमी अब आध्यात्म के नाम पर जासूसी कर रहा है। अब बीरबल ने उस जासूस को पकड़ने के लिए एक जाल बुना। उन्होंने राजधानी में 3 जगह नकली गुप्त संदेश फैलवाए। 1, कवियों में खबर छोड़ी, बादशाह अकबर सोने का एक नया किला बनवाने जा रहे हैं। 2, दर्जियों के मोहल्ले में खबर फैलाई, एक वजीर के पास गुप्त खजाना है जो बंटवारा करेगा। 3, मंदिर क्षेत्र में अफवाह छोड़ी, अकबर जल्द ही एक विदेशी साधु को अपना सलाहकार बनाएंगे। तीनों गुप्त सूचना सिर्फ उसी जासूस तक पहुंचने के लिए फैलाए गए थे। 3 दिन बाद अकबर को एक गुप्त पत्र मिला। राजा का सोने का किला बनना धोखा है, असली खजाना उस वजीर के पास है जो मंदिर वाले साधु से मिला करता है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, यही पत्र उस जासूस का सबूत है, क्योंकि हमने ही झूठी खबर फैलाई थी।
और इस पत्र में तीनों झूठ एक साथ जुड़े हुए हैं। अब बीरबल ने अपने गुप्तचरों से कहा, अब उस आदमी को पकड़ लाओ। तीनों भेष में एक ही चेहरा। गुप्तचर जल्दी ही उसे पकड़ लाए और आश्चर्य की बात यह थी कि वो आदमी राजमहल के ही पुराने बावर्ची खाने में काम कर चुका था। पूछताछ में पता चला उसका नाम मिर्जा शाहिद था। वो पहले एक दूसरे राज्य का गुप्तचर था। एक बार महल में काम करते हुए उसने महल की सुरक्षा को जाना, फिर गायब हो गया। अब वो हर दिन बदलते वेश में वापस लौट आया दरबार को तोड़ने के लिए। अकबर बोले, अगर बीरबल न होते तो ये आदमी पूरे साम्राज्य को भीतर से खोखला कर देता। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, जो हर दिन अपना नाम बदलता है उसे पहचानना मुश्किल नहीं। अगर आप उसे सोचने का समय न दें। मिर्जा शाहिद को आजीवन कारावास में भेज दिया गया। राजमहल में सुरक्षा दोगुनी कर दी गई और बीरबल को मिले उस साल के राज्य सुरक्षा गौरव सम्मान। सीख, जो हर दिन चेहरा बदलता है वो हमेशा सच्चाई से डरता है, लेकिन बीरबल जैसा दिमाग हर रूप के पीछे की असलियत पहचान लेता है। बीरबल और 3 सौदागर, जो झूठ सच से भी बड़ा था। एक दिन दरबार में 3 अमीर सौदागर पहुंचे। वे दूर दूर के नगरों से आए थे। नाम थे सेठ जुमनलाल, काबुल; मिर्जा कासिम, लाहौर; हकीम चंद, काशी। तीनों हाथ में चमकती हुई हीरे जवाहरात की एक संदूकी लेकर दरबार में उपस्थित हुए। तीनों ने दावा किया, ये संदूक उन्हीं की है। अकबर चौंके, क्या तुम सब झूठ बोल रहे हो? सेठ जुम्मनलाल बोला, हुजूर, ये संदूक मेरी दादी की निशानी है। मिर्जा कासिम ने कहा, ये संदूक मेरे दादा के व्यापार की कमाई से भरी थी। हकीम चंद गर्जा, ये मेरे खानदान की अमानत है जिसे मैं यात्रा में भूल गया था। बीरबल शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक था। बीरबल ने तीनों को अलग अलग बैठाया। हर एक से पूछा, संदूक में क्या क्या है और वो संदूक दिखती कैसी है? सेठ जुमनलाल बोला, उसमें लाल मूंगे हैं और रेशमी कपड़े रखे हैं। मिर्जा कासिम, उसमें हीरे, चांदी के सिक्के और एक गहनों की थैली है। हकीम चंद, उसमें एक सोने का हार और एक पुराना तस्वीर वाला पोटली है। बीरबल मुस्कुराए, तीनों की बातें अलग अलग हैं, पर संदूक में क्या है वो सबसे छुपा हुआ है। बीरबल ने संदूक को खुलवाने से मना कर दिया। नहीं महाराज, हम अभी संदूक नहीं खोलेंगे। हम झूठ से पहले खेल करवाएंगे और फिर सच्चाई खुद नाचेगी। खेल का नाम रखा गया, झूठ से बड़ा कौन। तीनों सौदागरों को कहा गया, तुम तीनों बारी बारी से वो सबसे बड़ा झूठ बोलो जो सच जैसा लगे। जो सबसे अच्छा बोलेगा वही संदूक का असली मालिक माना जाएगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। पहला आया सेठ जुम्मनलाल। वो बोला, मैंने एक बार ऐसा रेशमी कपड़ा बनाया था कि बारिश में भीगी गाय भी सूख जाए। सभी हंस पड़े। दूसरा आया मिर्जा कासिम। मैंने ऐसी स्याही बनाई कि जो इससे लिखे वो शब्द हवा में उड़ते चले जाए। तालियां बजी। अब आया हकीम चंद, सबसे शांत पर चालाक। वो बोला, मैंने एक झूठ बोला था और वो इतना बड़ा था कि उसे पूरे शहर ने सच मान लिया। उस झूठ की वजह से मेरी खोई हुई संदूक लौट आई थी और वो संदूक वही है जो अभी यहां है। दरबार एकदम चौंक गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब सच्चा मालिक सामने है महाराज। अकबर बोले, पर कैसे? बीरबल बोले, हकीम चंद ने बताया कि उसने एक झूठ बोला जिससे उसे वही संदूक वापस मिली थी। अब वो झूठ क्या था यही रहस्य है, लेकिन उसने मान लिया कि उसने झूठ बोला था और वही झूठ आज वो फिर दोहरा रहा है। इसका मतलब ये संदूक कभी उसकी थी ही नहीं। बीरबल बोले, अब अगर कोई भी इस संदूक को छोड़कर दावा नहीं छोड़ता तो मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। सिर्फ मिर्जा कासिम पीछे हट गया। बीरबल बोले, और यही है इसका असली मालिक, क्योंकि उसे माल की नहीं सत्य की चिंता थी।
संदूक खोली गई और उसमें वही चीजें थी जो मिर्जा कासिम ने पहले बताई थी। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने एक झूठ से भी बड़ा सच खोज निकाला। बीरबल बोले, महाराज, झूठ बोलना आसान है, पर झूठ को सच बनाने की कोशिश करना वही सबसे बड़ा धोखा होता है। मिर्जा कासिम को संदूक वापस दी गई। सेठ जुम्मनलाल और हकीम चंद को दरबार से निष्कासित कर दिया गया। सीख, झूठ चाहे कितना भी सुंदर हो, उसका असली चेहरा तब सामने आता है जब वो लालच से भरा हो। और सच्चा आदमी वो होता है जो सच साबित करने की होड़ में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि सच कभी हारता नहीं। अकबर और वो पागल साधु जो राजमहल में घुस आया बिना दरवाजा खोले। अकबर का राजमहल, जहां हर पल कुछ नया होता था। एक दिन सुबह सुबह पूरी राजधानी में अफवाह फैल गई। एक पागल साधु बिना किसी दरवाजे से भीतर घुस आया है। वो राजमहल के अंदर है और सीधा बादशाह से मिलना चाहता है। दरबारी हक्के बक्के, सैनिक परेशान और अकबर चौंक गए। अकबर के दरबार में अफरातफरी मची थी। राजा के प्रधान सैनिक ने घबराकर आकर कहा, हुजूर, एक अजीब साधु है, न गेट से आया न पहचाना गया, फिर भी वो महल के मुख्य चबूतरे पर बैठा है और कहता है, मुझे राजा से मिलना है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, वो आया कैसे? गेट तो बंद थे, पहरेदार थे, वो बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे महाराज। सैनिक कांपते हुए बोला। जब अकबर साधु से मिलने पहुंचे तो देखा एक लंबी दाढ़ी, उलझे बाल, आंखों में अजीब सी चमक और सिर पर 3 कौए बैठे थे। वो जोर जोर से हंस रहा था। बादशाह अकबर, तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते थे, तो मैंने खुद आना ठीक समझा। कौन हो तुम? मैं वो जो दिखता नहीं लेकिन सबके बीच होता हूं। साधु की बातों से हर कोई चकरा गया। अब समय था बीरबल को बुलाने का। बीरबल को सारी बात बताई गई। उन्होंने साधु को देखा और मुस्कुराए। हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इसका सच बाहर ला सकता हूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने सबसे पहले साधु से पूछा, आप महल में कैसे आए? साधु हंसकर बोला, दीवारों ने मुझे रास्ता दिया बेटा। बीरबल तुरंत महल की पिछली दीवार की तरफ गया। वहां उसने देखा एक बहुत पतली सी दीवार की दरार, जो हाल ही में निकली मिट्टी से गीली थी। हुजूर, बीरबल मुस्कुराया, ये साधु दीवार फांद कर अंदर आया है। ये कोई चमत्कार नहीं, बस एक होशियार घुसपैठ है। अकबर बोले, तो तुम चोर हो? साधु जोर से हंस पड़ा। नहीं महाराज, मैं तो एक सच्चाई लेकर आया हूं, और वो सिर्फ आपको सुननी चाहिए। कैसी सच्चाई? आपके ही किसी खास दरबारी ने मुझे अंदर भेजा है ताकि मैं यहां डर का माहौल बना सकूं और राजमहल में चोरी की साजिश सफल हो जाए। पूरा दरबार सन। अब बीरबल ने तुरंत 3 संदिग्ध दरबारियों को बुलवाया, जिनका हाल ही में महल के खजाने में आना जाना बढ़ा था। बीरबल ने साधु से कहा, अब बताओ तुम्हें अंदर किसने भेजा? साधु इशारा कर देता है दरबारी 2 की ओर। लेकिन क्या सबूत है? अकबर बोले। बीरबल मुस्कुराए, अगर इजाजत दे तो एक छोटा सा नाटक करो। बीरबल ने सभी दरबारियों को अलग अलग कमरे में बंद करवा दिया और सबके सामने झूठ बोला, हमने उस दरबारी के कमरे में से सोने का हार बरामद कर लिया है। जैसे ही ये झूठा ऐलान हुआ, दरबारी 2 जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, हार मैंने नहीं चुराया। बीरबल मुस्कुराया, हमने तो कहा ही नहीं कि किस दरबारी के कमरे से हार मिला, लेकिन तुम खुद मान गए। अकबर ने अब साधु से पूछा, तुम हो कौन? साधु बोला, मैं कोई पागल नहीं महाराज। बीरबल ने ही मुझे भेजा था इस योजना को उजागर करने के लिए। मैं एक नाटककार हूं और बीरबल मेरे पुराने मित्र। इस योजना से बीरबल ने असली अपराधी तक पहुंचने की चाल चली। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये सब तुमने पहले से रच रखा था? बीरबल मुस्कुराए, हाँ हुजूर,
क्योंकि हर रहस्य को खोलने के लिए कभी कभी पागलपन की जरूरत होती है। चोर दरबारी को दंड मिला, राजमहल की दीवार की मरम्मत करवा दी गई और वो पागल साधु अगले हफ्ते बीरबल के साथ मिलकर दरबार में अकबर बीरबल नाटक में अभिनय कर रहा था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे जैसे पागल अगर हर बार रहस्य खोले तो मुझे डर नहीं किसी चाल का। सीख, मोरल, हर पागल दिखने वाली बात वाकई पागलपन नहीं होती। कभी कभी वो एक चाल होती है जो सच्चाई की जड़ों तक पहुंचती है। जब बीरबल ने बादशाह को एक दिन का गरीब बना दिया। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बेहद खुश थे। उन्होंने अपने रेशमी लिबास पर हाथ फिराया और मुस्कुराकर बोले, इस पूरे हिंदुस्तान में मुझसे अमीर कोई नहीं। मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि लोग गरीबी से डरते क्यों हैं। एक दरबारी बोला, हुजूर, क्योंकि गरीबी बहुत दुख देती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है ये सब बहाने हैं। अगर इंसान मेहनती हो तो गरीब रह ही नहीं सकता। बीरबल ने ये सुना और चुप रह गए, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, हुजूर, क्या आप एक दिन के लिए मेरी एक बात मानेंगे? बिल्कुल बीरबल, तुम्हारी बात कभी टालता हूं क्या? तो फिर कल सूरज उगते ही आप बादशाह नहीं, सिर्फ एक आम इंसान होंगे और उस दिन आपको पूरे दिन एक गरीब की तरह जीना होगा। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने हंसते हुए चुनौती ले ली। ठीक है बीरबल, मैं दिखाऊंगा कि गरीब होना कितना आसान है। बीरबल ने सिर झुकाया तो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आपका ताज और सत्ता 24 घंटे के लिए मुझ बीरबल के हाथ में होगी। सुबह का समय। अकबर की आंखें खोली। कोई नौकर नहीं, कोई सेवक नहीं। जहां रोज फूलों से नहाया जाता था वहां एक टूटी बाल्टी और ठंडा पानी रखा था। जहां शाही वस्त्र होते थे वहां सिर्फ पुराने मैले कपड़े थे। दरवाजा खोला, बाहर बीरबल खड़े थे। हाथ जोड़कर बोले, मुबारक हो हुजूर, आप अब अकबर नहीं, शेखू मियाज है, एक गरीब मजदूर। अकबर चौंके, मुस्कराए। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारा खेल। बीरबल ने अकबर को एक गरीब बस्ती में छोड़ दिया। ये रहा एक पुराना फावड़ा। आज आपको 2 रुपए कमाने हैं, तभी शाम को रोटी मिलेगी। अकबर दिन भर खुदाई करते रहे, मगर जो लोग उन्हें काम पर रखते 2 पैसे देकर भगा देते। एक आदमी ने कहा, तू तो बहुत ही अनाड़ी लगता है, कौन देगा तुझे काम? शाम तक सूरज ढलने लगा और अकबर के हाथों में छाले पड़ चुके थे। पेट भूख से चिल्ला रहा था। अकबर एक चबूतरे पर बैठ गए। पास में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो एक सूखी रोटी खा रही थी। अकबर ने हाथ फैलाया, अम्मा, आधी रोटी दे दो। वो बोली, बेटा, मैंने भी दिन भर भीख मांगकर ही ये जुटाई है, माफ कर दो। अकबर की आंखों में पहली बार पानी आ गया। रात के 9 बजे बीरबल उसी चबूतरे पर आए। अकबर वहां कांप रहे थे, ठंड में सिमटे हुए। बीरबल ने एक शॉल दी और बोला, कैसा लग रहा है हुजूर? गरीब होने का अनुभव? अकबर बोले, मैंने समझा बीरबल, भूख, अपमान, तिरस्कार और अकेलापन, ये गरीब का असली जीवन है। अगली सुबह बीरबल ने उन्हें राजमहल लाकर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और उनका मुकुट पहनाया। दरबार लगा और सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े थे। अकबर बोले, आज मुझे पहली बार समझ आया कि मैं राजा क्यों हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अमीर हूं, बल्कि इसलिए कि मुझे हर उस इंसान के दर्द को समझना है जो गरीब है। सीख, जिसने गरीबी नहीं देखी वो राज करने का हकदार नहीं। बीरबल ने अकबर को एक दिन का गरीब बनाकर सच्चा शासक बना दिया। अकबर और वो अंधा तांत्रिक जिसने भविष्य बता दिया बीरबल का। गर्मियों का दिन था। दरबार में चहल पहल थी। अकबर अपनी मसन पर बैठे थे। दरबारियों से चर्चा चल रही थी। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, एक अजीब सा अंधा तांत्रिक आया है।
कहता है कि वो दरबार में सिर्फ बीरबल के भविष्य के बारे में बताने आया है और इसके बदले कुछ नहीं मांगता। अकबर चौंक गए। तांत्रिक, और वो भी अंधा, और सिर्फ बीरबल के भविष्य की बात। बीरबल मुस्कुरा दिए। लगता है मेरे लिए कोई मनोरंजन आने वाला है महाराज। अंधा तांत्रिक दरबार में लाया गया। उसकी आंखें सफेद थी, पर चेहरा शांत और प्रभावशाली। उसके पास सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी, एक ताबीजों से भरी झोली और एक टूटी हुई रुद्राक्ष माला थी। तांत्रिक ने बोला, सम्राट अकबर, मैं तुम्हें भविष्य नहीं बताने आया। मैं यहां केवल इसलिए आया हूं क्योंकि कल रात मुझे सपना आया जिसमें बीरबल की मृत्यु एक बहुत ही असामान्य घटना से हुई। दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने हंसकर कहा, वाह, क्या मेरी मौत भी इतनी मजेदार होगी? तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, उस मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य एक सप्ताह के लिए अंधेरे में चला जाएगा। अकबर के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। क्या तुमने सही देखा है? तांत्रिक बोला, मैं अंधा जरूर हूं, लेकिन स्वप्न की आंखों से देख सकता हूं, और जो मैंने देखा वो कभी झूठा नहीं हुआ। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, और वो मृत्यु कैसी थी जो तुमने देखी? तांत्रिक ने झोली से एक कागज निकाला। इसमें उस स्थान का नाम है जहां बीरबल की मृत्यु होगी, और एक संकेत है, 3 परछाइयों का क्ल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच निकला तो मानूंगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं, और अगर झूठ निकला तो आप खुद ही गायब हो जाएंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, एहतियात रखना। बीरबल ने तुरंत अपनी गुप्तचरों की टीम से कहा, पता लगाओ इस 3 परछाइयों का मतलब क्या है। ये किसी व्यक्ति, स्थान या चाल का नाम भी हो सकता है। गुप्तचरों ने 3 दिन बाद रिपोर्ट दी। राजा, काशी के पास एक पुरानी गुफा है। वहां 3 पुतलों की छाया हमेशा साथ साथ दिखती है, और लोग उन्हें 3 परछाइयां कहते हैं। बीरबल ने वही जाने की ठानी। बीरबल 2 सैनिकों के साथ काशी की ओर रवाना हुए। गुफा बहुत अजीब थी। अंदर अंधेरा, लेकिन बीच में रोशनी का एक गोल घेरा। वहां सचमुच 3 मूर्तियां थी, जिनकी परछाइयां दीवार पर दिख रही थी, मानो कोई गुप्त संकेत दे रही हो। बीरबल ने दीवारों पर उकेरे चित्र देखे और पाया कि ये तांत्रिक विद्या से संबंधित प्रतीक है। तभी एक रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दी। बीरबल, आ गए तुम अपने अंत की ओर। अचानक पीछे से 2 नकाबपोश हमलावरों ने बीरबल पर वार किया। बीरबल ने तलवार निकाली, सैनिकों के साथ मुकाबला किया, पर तभी तीसरा हमलावर छाया से बाहर आया, वही अंधा तांत्रिक। मैंने कहा था 3 परछाइयां तुम्हें खत्म कर देंगी। बीरबल चौंक गए। तुम अंधे नहीं हो। अंधा बनकर सिर्फ दरबार तक पहुंचना था और भ्रम फैलाना। तुम्हें मारने का आदेश मुझे एक खास दुश्मन ने दिया है, तुम्हारा सबसे बड़ा आलोचक। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें वाकई मेरा अंत करना होता तो तुम चुपचाप करते, लेकिन तुम चाहते थे कि मैं डरूं, और मैं डरने वाला नहीं। उन्होंने उसी तांत्रिक से कहा, अब वक्त है कि तुम्हारा अंत किया जाए, पर मैं जानना चाहता हूं किसने तुम्हें भेजा? तांत्रिक बोला, एक राजसी दरबारी जिसका नाम है फखरुद्दीन। बीरबल चौंक गए। ये वही दरबारी था जो वर्षों से बीरबल से ईर्ष्या करता था। बीरबल दरबार लौटे, साथ में था अंधा तांत्रिक। अब जीरो में जकड़ा। उन्होंने सबके सामने कहानी सुनाई। अकबर ने पूछा, अगर तुम मारे जाते तो? बीरबल बोले, तब भी जीत मेरी ही होती, क्योंकि जो डर फैलाता है वो खुद सबसे ज्यादा डरता है। फखरुद्दीन को पकड़वा लिया गया। उसके कक्ष से वो सभी दस्तावेज मिले जिसमें तांत्रिक को भेजने की योजना थी और बीरबल को हटाने का षड्यंत्र। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तो बीरबल, अब क्या तुम्हारा भविष्य बदल गया? बीरबल बोले, महाराज, भविष्य किसी और के कहने से नहीं बनता। हमारी समझ, साहस और सच्चाई ही हमारा भाग्य बनाती है। सिख,
भविष्य की बातें जितनी रहस्यमयी हो, उतना ही जरूरी है उनका सामना होश से करना। डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। यही बीरबल की असली विद्या थी। बीरबल और भविष्य का सम्राट। जब अकबर को बताया गया उसका अंत। भाग 2, अंधे तांत्रिक की अगली रहस्यमयी कड़ी। कुछ दिन बाद जब दरबार फिर से अपनी सामान्य चहल पहल में लौट रहा था, एक नया आगंतुक आया। उसका नाम था विद्याधर गुप्त। उसके कपड़े गेरुए रंग के थे, माथे पर सफेद भभूत, हाथ में चमचमाता त्रिशूल। उसकी आंखें सामान्य नहीं थी, जैसे वो सीधे आत्मा को देख रही हों। उसने सीधा घोषणा की, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं आज सम्राट अकबर का भाग्य खोलूंगा और बताऊंगा कि उनका अंत कब और कैसे होगा। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराए। फिर एक और खेल शुरू। विद्याधर गुप्त ने एक लोहे की प्लेट में जल और गुलाब की पंखुड़ियां डाली। उसने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और कहा, सम्राट अकबर, तुम्हारा अंत एक भविष्य के सम्राट के हाथों होगा। एक ऐसा राजा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन जिसका भाग्य आकाश में लिखा जा चुका है। दरबार सन्न रह गया और तुम्हारा साम्राज्य एक ऐसी चीज के कारण टूटेगा जिसे तुम आज सबसे कमजोर समझते हो। अकबर बेचैन हुए। कुछ दरबारी डरने लगे और बोले, क्या हमें कोई खतरा है? क्या कोई क्रांति होने वाली है? बीरबल ने पूछा, ये भविष्य का सम्राट कौन है? विद्याधर बोला, वो तुम्हारे आसपास है, लेकिन पहचानना असंभव है। जब वो प्रकट होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अकबर चुप हो गए। बीरबल ने उस रात अकेले में अकबर से कहा, महाराज, अगर किसी ने कहा कि आपका अंत आ रहा है तो उससे डरने की बजाय पूछिए, कहां से? अगली सुबह बीरबल ने विद्याधर से पूछा, आपने कहा कि भविष्य का सम्राट अभी जन्मा भी नहीं, फिर आप ये सब जानते कैसे हैं? विद्याधर हंसा, मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है। बीरबल बोले, फिर एक काम करें, मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी करिए, लेकिन इस बार जो आप कहें वही आज के दिन सच हो जाना चाहिए। विद्याधर ने कहा, आज बीरबल को एक ऐसी स्त्री मिलेगी जो उसके जीवन का रास्ता बदल देगी। बीरबल बोले, ठीक है, मैं दरबार छोड़ता हूं और शाम तक उस स्त्री को खोज लाता हूं। बीरबल निकले और वापस लौटे एक वृद्ध महिला के साथ, जो दरबार के पास एक परित्यक्त झोपड़ी में रहती थी। बीरबल ने घोषणा की, यही है वो स्त्री जिसकी सलाह ने मेरी सोच ही बदल दी। उसने कहा, जिसका भाग्य दूसरों को दिखाने का दावा करो, उसका भविष्य सबसे अधूरा होता है। बीरबल ने विद्याधर को सीधे घूरा, तुम्हारा नाम विद्याधर गुप्त नहीं, बल्कि गणेश दास है, जो झांसी के किले में ढोंग तांत्रिक के रूप में पकड़ा गया था। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोले, उसने जो मंत्र पढ़े वो झांसी के एक लोक नाटक में भी प्रयोग होते हैं। उसकी प्लेट में तैरती पंखुड़ियां नकली चांदी के थे, जिनसे रोशनी टकराकर भ्रम पैदा होता है। ये सब डर फैलाने की चाल थी, जिससे दरबार में भ्रम फैले और सत्ता को चुनौती मिले। अब सारे दरबारी समझ गए, ये भी एक नाटक था, डराने का। अकबर ने आदेश दिया, इस धोखेबाज को बंदी बना लिया जाए। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, भविष्य किसी के कहने से नहीं चलता, बल्कि उसे समझदारी, ईमानदारी और धैर्य से लिखा जाता है। सीख, जो खुद को भविष्य का ज्ञाता समझता है वो अक्सर वर्तमान में सबसे अज्ञानी होता है, और जो वर्तमान को समझे वही भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। एक क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा दिन जब अकबर का शाही दरबार अदालत नहीं बना, बल्कि बन गया हंसी का मैदान, और जहां हर वकील की जुबान बंद हो गई, अकबर के दरबार में बजी हंसी की अदालत। जब चुप रहा हर वकील। बहुत समय पहले की बात है, एक सुबह दरबार खुलते ही दो आदमी झगड़ते हुए भीतर आए। एक गरीब नाई था, गंगाराम,
और दूसरा था शहर का सबसे अमीर हलवाई भोलाराम मिठाई वाला। गंगाराम चिल्लाया, हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। इस भोलाराम ने मेरी आत्मा की मिठास चुरा ली है। दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर ने हैरानी से पूछा, आत्मा की मिठास? वो भी हलवाई चुराएगा? भोलाराम गरजा, महाराज, ये पगला गया है। ये मुझ पर जादू टोने का मुकदमा चलाना चाहता है। अकबर मुस्कराए, आज तो मामला दिलचस्प लग रहा है। बीरबल, क्या कहो? बीरबल बोले, महाराज, आज ये दरबार नहीं, हंसी की अदालत लगेगी। अकबर ने दोनों की बातें सुनने का आदेश दिया। गंगाराम ने कहा, हुजूर, हर सुबह मैं भोलाराम की दुकान के सामने बैठता हूं और उसकी गर्म जलेबियों की खुशबू सूंघकर रोटी खा लेता हूं। पर अब उसकी जलेबियों की खुशबू भी मेरी आत्मा में असर नहीं करती। मेरी आत्मा से मिठास चली गई है और इसके जिम्मेदार यही है। भोलाराम चिल्लाया, हुजूर, ये मेरी दुकान के सामने बैठता है, कुछ खरीदता नहीं, सिर्फ खुशबू खाता है, और अब उस पर भी हक चाहता है। दरबार में एक बार फिर जोरदार हंसी गूंजी। अब मजेदार बात यह हुई कि अकबर ने वकीलों को बुलाया ताकि फैसला हो सके, लेकिन हर वकील चुप था। कोई बोला, महाराज, इस मामले का कोई कानून नहीं। कोई बोला, यह तो दिल का मामला है, न्याय का नहीं। कोई बोला, हमारे किताबों में आत्मा की मिठास का कानून ही नहीं लिखा। अब बीरबल मुस्कराए। उन्होंने दरबार में एक तश्तरी मंगवाई, उसमें कुछ सिक्के रखे और उसे हिलाने लगे। छन छन छन। गंगाराम ने कहा, ये क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल बोले, मैं भोलाराम को उसकी जलेबी की खुशबू का मूल्य चुका रहा हूं। इन सिक्कों की आवाज से अकबर की आंखें चमक उठी। वाह, मतलब खुशबू के लिए असली पैसे नहीं, बस आवाज ही काफी। बीरबल बोले, ठीक उसी तरह जैसे गंगाराम को सिर्फ खुशबू मिली, भोलाराम को बस आवाज मिलनी चाहिए। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा, लेकिन अंत में बीरबल भी उलझ गया। सभी सोच रहे थे कि अब मामला खत्म। तभी दरबार में एक बुजुर्ग महिला आई, सफेद साड़ी, माथे पर राख और हाथ में मटकी। उसने कहा, बीरबल, तुमने भोलाराम की मिठास का हिसाब लगा लिया। अब बताओ, उस इंसान का क्या जो दूसरों को हंसी देता है लेकिन खुद हर रात रोता है? क्या उसकी आत्मा का मूल्य भी कोई आवाज से चुकाया जा सकता है? बीरबल चौंक गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या जवाब है? बीरबल चुप थे। कौन थी वो रहस्यमयी महिला? किसके दर्द की बात कर रही थी वो? क्या बीरबल सच में उसका जवाब नहीं दे सका, या ये किसी बड़े रहस्य की शुरुआत थी? और क्या अगले दिन दरबार में खुलेगा एक ऐसा सच जो अकबर और बीरबल दोनों को हिला देगा? बीरबल और हंसने वाले का रहस्य। जब मुस्कान के पीछे छिपा था अंधेरा। अगले दिन सुबह का दरबार हमेशा की तरह सजा था, पर एक अजीब सी चुप्पी थी। बीरबल की आंखों में अब भी कल की उस वृद्धा के सवाल की गूंज थी, जो दूसरों को हंसी देता है लेकिन खुद हर रात रोता है। उसकी आत्मा का मूल्य कैसे चुकाया जाएगा? दरबार में अचानक द्वारपालों ने सूचना दी, वो वृद्धा फिर से आई है महाराज। इस बार बीरबल खुद आगे बढ़े। महिला के हाथ में वही मटकी थी, चेहरे पर वही थकी हुई मुस्कान। अंदर आते ही उसने सीधा कहा, बीरबल, मैं अब हंसी नहीं चाहती, बस अपने बेटे का नाम वापस चाहती हूं। बीरबल चौंके। बेटे का नाम? वृद्धा ने जवाब दिया, वो दरबारी जो हर किसी को हंसाता है पर घर जाकर खुद अंधेरे में गुम हो जाता है, वो मेरा बेटा है, विनोद वर्मा, दरबार का राजकौशल विदूषक। अब तक हर किसी को लगा था कि विनोद वर्मा, जो हमेशा हंसी मजाक करता, राजाओं की नकल करता और दरबारियों को चुटकुलों से लोटपोट कर देता, वो एक खुशमिजाज निर्दोष कलाकार है। लेकिन बीरबल की आंखें अब गहराई में झांक रही थी। उन्होंने दरबार में विनोद वर्मा को बुलवाया। उसने आते ही मजाक शुरू किया, महाराज,
क्या फिर से किसी नाई ने आत्मा खो दी है? पर बीरबल गंभीर थे। उन्होंने सीधा पूछा, विनोद वर्मा, क्या तुम अपनी मां को पहचानते हो? विनोद वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा वृद्धा उसे लगातार देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जानबूझकर रिश्ता तोड़ा था। दरबारी बनने के लिए मुझे अपनी पिछली पहचान छोड़नी पड़ी। हंसी कमाने के लिए मां को खो दिया। बीरबल बोले, हंसी अगर कीमत पर आती है तो वो व्यापार बन जाती है, सेवा नहीं। लेकिन क्या कोई मुस्कुराहट इतनी महंगी हो सकती है कि उसमें मां खो जाए? अब अकबर बोले, विनोद वर्मा, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सजा दे या एक और मौका? विनोद वर्मा ने कहा, अगर आप सजा देंगे तो मुझे चैन मिलेगा, अगर मौका देंगे तो शायद मैं फिर से इंसान बन पाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए, तुम्हें 2 काम करने होंगे। एक, हर दिन एक ऐसा मजाक सुनाना जो किसी को रुलाने के बजाय उसकी जिंदगी को जोड़ दे, और दूसरा, हर शाम अपनी मां के पैर दबाना। विनोद वर्मा ने सिर झुका लिया। अगले ही दिन एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, बीरबल, क्या तुम हर चेहरे की मुस्कान के पीछे का दर्द पढ़ सकते हो? अगर हां तो आओ मेरे पास, क्योंकि अब तुम्हारा अपना चेहरा भी मुस्कान से खाली हो जाएगा। कोई हस्ताक्षर नहीं, बस एक पंख और एक चूड़ी अंदर रखी हुई थी। बीरबल ने चूड़ी को देखा और उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये किसकी निशानी है? बीरबल चुप रहे। वो चिट्ठी किसने भेजी? वो पंख और चूड़ी किसकी है? क्यों बीरबल पहली बार चुप हो गया? क्या ये सिर्फ एक पुरानी याद है या एक आने वाला खतरा? 2 बीरबल और गुमनाम चिट्ठी। जब राज खुला एक भूले हुए रिश्ते का। शाम का समय था। लाल किले की ऊंचाइयों पर सूरज अपनी किरणें समेट रहा था, पर बीरबल की आंखों में एक और ही अंधेरा उतर आया था। चिट्ठी में जो चूड़ी और पंख आया था वो उनकी जिंदगी की एक पुरानी दरार को फिर से खोल गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसे पहले कभी नहीं घबराए, बताओ ये क्या है? बीरबल ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा, महाराज, ये चूड़ी माया की है। एक स्त्री जो कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, पर जिसकी पहचान मैंने दरबार में आते वक्त हमेशा के लिए छोड़ दी थी। अकबर चौंक गए। क्या बीरबल, तुमने कभी विवाह किया था? बीरबल बोले, नहीं महाराज, विवाह नहीं, पर एक वादा था जो मैंने निभाया नहीं और उसने शायद भुलाया नहीं। करीब 20 वर्ष पहले बीरबल जब किशोर अवस्था में थे, तब एक गांव में सूखा पड़ा था। वहीं उन्हें एक लड़की मिली थी। नाम था माया। गोरी, भोली और हंसने पर उसकी नाक तिरछी हो जाती थी। वो बीरबल को कहती थी, अगर कभी तू मुझे छोड़कर चला गया तो मैं तुझे हंसी लौटाने नहीं दूंगी। बीरबल को दिल्ली बुलावा आया और वो बिना बताए चला गया। वो सोचते रहे, राजनीति ही मेरा जीवन है, पर माया वही रह गई। उसके लिए बीरबल एक अधूरी कहानी बन गया। और अब 20 साल बाद वो चूड़ी उसी के हाथ आई थी। बीरबल ने चिट्ठी दोबारा पढ़ी। अब तुम्हारा अपना चेहरा भी मुस्कान से खाली हो जाएगा। उसके साथ आया था एक पंख, कबूतर का नहीं, मोर का भी नहीं। वो एक रेखांकित काले रंग का था जो सिर्फ एक जगह मिलता था, ताम्रगढ़ की छाया घाटी में। बीरबल बोले, महाराज, मुझे 7 दिनों की छुट्टी चाहिए। कुछ अधूरे किस्सों को खत्म करना जरूरी हो गया है। अकबर ने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराए। जाओ बीरबल, पर लौटना मुस्कुराकर। बीरबल अकेले रवाना हुए। रास्ता लंबा और वीरान था। छाया घाटी में अब कोई नहीं रहता था, बस कुछ पुरानी हवेलियां और मिट्टी में दबी कहानियां। एक टूटी हवेली में उन्हें दीवार पर लिखा मिला, जो अधूरा छोड़ दिया वो लौटकर पूरा करना ही पड़ता है, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। बीरबल की आंखों में नमी आ गई। उसी पल पीछे से किसी ने कहा, इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही दिखते हो बीरबल। वो माया थी।
माया का चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में वही चमक। उसने सीधा कहा, मैं तुझे बर्बाद करने नहीं आई, बस ये जानने आई कि जो आदमी पूरी दुनिया को हंसी दे सकता है, वो मेरे एक आंसू का जवाब क्यों नहीं दे सका। बीरबल चुप थे। तेरी जीतों की कहानियां दिल्ली में गूंजती हैं, पर मेरी हार की खामोशी यहां दीवारों में गूंजती है। माया ने कहा, तेरे जाने के बाद मेरी एक बेटी हुई। वो अब जवान है और उसकी आंखें तुझ पर गई हैं, पर मैंने कभी तुझे बताया नहीं, क्योंकि तुझसे बदला नहीं लेना था, तेरे जैसा बनना था। बीरबल सन्न रह गए। उसने भी एक चिट्ठी भेजी थी, एक सवाल के साथ। अब बता बीरबल, क्या तू उसका पिता है? क्या बीरबल को सच में एक बेटी है? क्या माया ने वर्षों तक झूठ बोला, या सिर्फ उसे वक्त की सजा मिली? क्या बीरबल अब उस अधूरे रिश्ते को स्वीकार करेगा? और क्या इस बेटी की एंट्री दरबार की राजनीति में एक नया तूफान लाएगी? अगला एपिसोड, बीरबल और बेटी की परछाई, जब खून और कर्तव्य में टकराव हुआ। रात गहरा रही थी, लेकिन बीरबल की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। छाया घाटी के उस वीराने में बैठे उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी के सबसे कठिन सवाल से खुद को घिरा पाया। क्या सचमुच मेरा कोई अंश यहाँ है? क्या बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर सलाहकार के रूप में जाना जाता है, वो एक पिता भी है, और शायद अब तक अनजाने में एक दोषी भी? सुबह हुई। दरवाजे पर एक युवती आई। गहरे भूरे बाल, गहरी आंखें, और होठों पर वैसी ही मुस्कान जैसी बीरबल की कभी थी। माया ने कहा, बोल रही मीरा, यही है तेरा सवाल, अब खुद पूछ ले। युवती ने बीरबल की ओर देखा। क्या आपको किसी ने सिखाया था कैसे चुप रहकर बात करनी है? बीरबल चौंके। यह सवाल किसी साधारण लड़की का नहीं था, यह बुद्धि की तलवार थी। वो बोली, मैं वो कहानी हूं जो किसी ने पूरी नहीं लिखी। मैं वो चुटकुला हूं जो किसी को हंसाता नहीं, सिर्फ सोचने पर मजबूर करता है। बीरबल ने कहा, अगर तुम मेरी बेटी हो तो मेरे भीतर भी तुम्हारा ही खून है। दिल्ली दरबार में इस बीच एक नया आदेश आया। अकबर ने ऐलान किया, राज्य में एक नया नीति अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो शाही दरबार के मंत्रिमंडल की समीक्षा करेगा। चयन खुले परीक्षण से होगा, कोई भी भाग ले सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। बीरबल जैसे ही दरबार लौटे, उन्हें यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि उसी परीक्षा में एक नाम दर्ज हो चुका था, मीरा छाया घाटी। बीरबल समझ गए, अब खेल केवल भावनाओं का नहीं, कर्तव्य बनाम खून का था। परीक्षा 3 चरणों में हुई। चरण 1, राजकाज की समझ। मीरा ने पूछा, अगर एक राजा अपने ही मंत्री पर शक करे तो उसे कैसे विश्वास में लाया जाए? बिना किसी डर के अकबर ने हंसते हुए कहा, इसका जवाब तो बीरबल ही दे सकता है। मीरा बोली, नहीं, इसका जवाब वही देगा जो शक के दायरे में हो और चुप रहकर जीतता हो। अकबर चुप हो गए। एक अनोखा सवाल पूछा गया, क्या झूठ को सच से भी ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है? मीरा ने उत्तर दिया, हां, अगर वो झूठ एक दिल टूटे इंसान को हिम्मत देने के लिए बोला जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने महसूस किया, ये तो वही जवाब है जो मैं वर्षों पहले देता था। अंतिम चरण में अकबर ने सवाल रखा, अगर तुम्हें शाही मंत्री बनाया जाए और तुम्हें किसी एक को पद से हटाना हो, तो तुम किसे हटाओगी, बीरबल या फखरुद्दीन? मीरा बोली, मैं बीरबल को हटाऊंगी। पूरा दरबार चौंका। बीरबल ने पूछा, क्यों? मीरा ने सीधी आंखों से देखा और कहा, क्योंकि मैं बीरबल से कुछ और चाहती हूं, उनका नाम नहीं, उनका सच। अगर वो मेरे पिता है तो मैं उनके साथ राजनीति नहीं, रिश्ता बनाना चाहती हूं, और अगर नहीं तो मैं उनके सामने खड़ी रहकर उन्हें मात देना चाहती हूं। अकबर ने मीरा की बुद्धि से प्रभावित होकर कहा, उसे पद दो। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन आंखों में नमी थी। अकबर ने कान में धीरे से कहा, क्या अब तुम मानते हो कि खून
रिश्ता बनाता है? बीरबल ने कहा, नहीं, लेकिन अगर बुद्धि भी मेरी जैसी हो तो शायद मेरी सबसे बड़ी चुनौती मेरी बेटी ही है। उसी रात मीरा को एक और गुमनाम चिट्ठी मिली। इस बार लिखा था, अगर तू सचमुच बीरबल की बेटी है तो अगली सुबह तेरी परीक्षा मैं लूंगा, पर यह परीक्षा दरबार में नहीं बल्कि वहां होगी जहां बीरबल को भी अब तक हार माननी पड़ी थी। चिट्ठी में बस एक अक्षर लिखा था, आर। ये आर कौन है? क्या मीरा के सामने कोई ऐसा राज आने वाला है जिसे बीरबल ने भी कभी नहीं छेड़ा? क्या बेटे पिता अब एक साथ रहेंगे या आमने सामने खड़े होंगे? और क्या इस बार दरबार की राजनीति से कहीं बड़ी कोई साजिश जम ले चुकी है? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल, मीरा और आर। जब इतिहास ने खुद को दोहराया। 3 बीरबल, मीरा और आर। जब इतिहास ने खुद को दोहराया। सुबह की पहली किरण अभी राजमहल की दीवारों को छू ही रही थी कि मीरा को एक पुराना कागज मिला, मोड़ा हुआ, किनारे जले हुए। उसी रहस्यमय अक्षर के साथ एक वाक्य लिखा था, जहां बीरबल ने एक बार झुकने से मना कर दिया था, वही तेरी परीक्षा होगी। सूरज कुंड की खामोश गुफा में मीरा ने बिना किसी को बताए घोड़ा लिया और निकल पड़ी। उधर बीरबल जब महल पहुंचे तो उन्हें खबर मिली, मीरा बिना बताए कहीं चली गई है। उनका चेहरा तनाव से भर गया। सूरज कुंड, बीरबल बुदबुदाए, वो जगह जहां मैंने कभी एक फैसला लिया था जो आज तक किसी को नहीं बताया। सूरज कुंड एक वीरान सी जगह थी जहां सदी पहले एक बगावत दबी थी। वहां एक गुफा थी और वो गुफा कभी बीरबल की सबसे बड़ी राजनीतिक असफलता की गवाह रही थी। मीरा ने वहां पहुंचते ही देखा, गुफा के अंदर एक व्यक्ति बैठा था। लंबा घूंघट, नीली अंगुलियों में भभूत और आंखों में ऐसा तेज जो सीधा आत्मा को छलनी कर दे। वो बोला, मैं हूं रत्नाक्ष, वो नाम जिसे बीरबल ने दरबार में पहुंचने से पहले मिटा दिया था। मीरा चौंकी। मतलब आप बीरबल के पुराने शिष्य हैं? रत्नाक्ष हंसा। नहीं, मैं बीरबल का प्रतिद्वंदी था, जिसे हराकर उसने दिल्ली की गद्दी के सबसे करीब वाली जगह ली थी। लेकिन उसने एक काम नहीं किया, मुझे खत्मा। रत्नाक्ष ने मीरा को देखा और कहा, अब मैं बीरबल को हराना नहीं चाहता, मैं उसकी परछाई को अपना बनाना चाहता हूं। मैं तुझे अपना शिष्य बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुझे बीरबल से सिर्फ एक सवाल पूछना है और अगर वो जवाब न दे पाए तो तू मुझे चुनोगी। मीरा ने सिर हिलाया। क्या सवाल? रत्नाक्ष बोला, पूछना कि उसने सूरज कुंड की गुफा में किसे मार डाला था। मीरा जब वापस लौटी, दरबार में सभी उसकी तलाश में थे। अकबर ने कहा, क्या हुआ, कहां गई थी? मीरा ने कुछ नहीं कहा। वो सीधी बीरबल के सामने गई और पूछा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं और चाहती हूं कि आप उसका ईमानदारी से उत्तर दें। बीरबल बोले, पूछो। मीरा ने तीखी आवाज में कहा, सूरज कुंड की गुफा में आपने किसे मारा था? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अकबर उठ खड़े हुए। क्या बात कर रही हो मीरा? बीरबल और हत्या? बीरबल ने नजरें झुका ली। बहुत देर बाद बीरबल ने कहना शुरू किया, सालों पहले सूरज कुंड में एक बगावत हुई थी। वहां एक आदमी था जो मुझ जैसा ही बुद्धिमान पर मुझसे अधिक अहंकारी था। उसका नाम था रत्नाक्ष। उसे बंदी बना लिया गया था, लेकिन दरबार में लाने से पहले उसने एक सौदा मांगा। अगर मैं बीरबल को हरा दूं तो मुझे छोड़ दिया जाए। हमने शतरंज पर बुद्धि की लड़ाई लड़ी, 3 दिन और 3 रातें। चौथे दिन मैंने एक चाल चली और उसने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। तब मैंने उसे रोका नहीं, पर वो खुद गुफा में कूद गया और कहा, मैं लौटूंगा बीरबल को उसी के अक से हराने। मीरा कुछ नहीं बोली। बीच दरबार में बीरबल ने कहा, अब फैसला मीरा का है। वो चाहे तो उस अधूरे इंसान के पास लौट जाए या मेरे पास रहे।
एक अधूरे पिता के रूप में अकबर की आंखें मीरा पर टिकी थी। लेकिन मीरा ने जो कहा वो सबको हिला गया। मैं लौटूंगी, लेकिन किसी के पास नहीं। मैं खोजूंगी सच के उस अंश को जो ना बीरबल के पास था, ना रत्नाक्ष के पास, बल्कि इतिहास की किसी तीसरी परछाई में छिपा है। मीरा किसके पास जा रही है? क्या तीसरी परछाई कोई और है जो बीरबल और रत्नाक्ष दोनों से बड़ा राज रखता है? क्या अब मीरा पिता को चुनौती देगी या इतिहास में नई कहानी बनाएगी? जवाब मिलेगा अगले भाग में। मीरा और तीसरी परछाई। जब एक स्त्री ने इतिहास की साजिश को पलट दिया। मीरा महल से अकेली निकली, ना किसी से इजाजत मांगी, ना पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, बल्कि एक तीव्र चमक थी, जैसे वो जान चुकी हो कि इतिहास किसी की जागीर नहीं होता, बल्कि एक अधूरी किताब होती है जिसे जो चाहे वो अपनी कलम से दोबारा लिख सकता है। 3 दिन बाद मीरा पहुंची एक प्राचीन स्थान पर, ताम्रगंगा आश्रम, जहां पहले कभी मुगल दरबार के जासूस गुप्त प्रशिक्षण लिया करते थे। किंवदंती थी यहां वो तीसरी परछाई रहती है जो बीरबल और रत्नाक्ष दोनों से पहले आई थी, जिसे कहानीकार कहा जाता है क्योंकि उसने ही दरबार की पहली चालें गढ़ी थी। मीरा आश्रम के अंदर गई। धूप की रेखाओं से घिरी गुफा में एक वृद्ध बैठे थे। सफेद बाल, लकड़ी का एक कलम और आंखें इतनी शांत, मानो समय उनके आगे बैठा हो। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या आप ही वो है जिसे इतिहास ने छुपा रखा और जिसने बीरबल और रत्नाक्ष दोनों की बुनियाद रखी? वृद्ध ने सिर हिलाया और कहा, नाम नहीं पूछना बेटी, मैं वही हूं जो नामों के नीचे दबा दिया गया। मैं वो हूं जो बीरबल को गढ़ने वाला पहला अध्यापक था। वृद्ध बोले, बीरबल और रत्नाक्ष दोनों मेरे ही शिष्य थे, पर एक को मैंने बुद्धि दी और दूसरे को आत्मा। बीरबल ने सत्ता चुनी, रत्नाक्ष ने सिद्धांत, पर तुम मीरा, तुम वो हो जो इस समय की परिभाषा बदल सकती हो। मीरा ने पूछा, लेकिन क्यों? क्यों मुझे ये सब दिया गया? सिर्फ इसलिए कि मैं बीरबल की बेटी हूं? वृद्ध मुस्कुराए, नहीं, क्योंकि तुम सोच सकती हो बिना डरे, क्योंकि तुम सवाल पूछती हो वहां जहां लोग जवाब रखते हैं। 3 दिन तक मीरा वही रही। उसे सिखाया गया शब्दों को हथियार बनाना, चाल को बिना चाल के खेलना, सत्ता को बिना झुके समझना। आखिरी दिन कहानीकार ने कहा, अब तुम्हें लौटना होगा, लेकिन एक उत्तर के साथ नहीं, एक प्रस्ताव के साथ। अकबर के दरबार में जब मीरा लौटी, लोग स्तब्ध थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर चेहरा अब भी शांत। अकबर ने पूछा, अब बताओ मीरा, क्या तुम बीरबल की उत्तराधिकारी बनना चाहती हो? मीरा ने कहा, नहीं, मैं उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहती। मैं वह बनना चाहती हूं जिसकी कोई पूर्ववर्ती नहीं है। मैं न बीरबल हूं न रत्नाक्ष, मैं मीरा हूं और मेरी जगह इतिहास खुद बनाएगा। ठीक उसी रात बीरबल के पास एक संदूक पहुंचा। उसमें एक पन्ना था जिस पर लिखा था, जिसने इतिहास को गढ़ा वो ही इतिहास को मिटा भी सकता है। अब खेल में एक नई गोटी रखी गई है और इस बार चाल चलने वाला कोई ज्ञात चेहरा नहीं, बल्कि अदृश्य कह। तैयार रहिए, क्योंकि अगला सवाल सिर्फ आपके लिए है। बीरबल, क्या मीरा का संघर्ष अब बीरबल और अकबर दोनों के विरुद्ध होगा? क्या कहानीकार भी सिर्फ मोहरा था किसी और बड़ी शक्ति का? और क्या दरबार में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे अभी तक किसी ने छुआ ही नहीं? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल, मीरा और क, जब खेल बना इतिहास और इतिहास बना दाव। 4 बीरबल, मीरा और क, जब खेल बना इतिहास और इतिहास बना दाव। रात गहरी थी, पर बीरबल की नींद बहुत पहले उड़ चुकी थी। सामने पड़ा वो संदूक जिसमें आई थी चिट्ठी टकी, अब किसी तूफान का इशारा कर रही थी। उसमें सिर्फ चेतावनी नहीं, एक बुद्धिमत्ता की चुनौती भी थी।
बीच में एक और वाक्य था जो बीरबल को बेचैन कर गया। अगर मीरा तुम्हारी बेटी है तो क्या तुम्हारा अतीत है जिसे तुम कभी मिटा नहीं सके। सुबह होते ही बीरबल सीधा शाही पुस्तकालय पहुंचे, जहां मुगल कालीन हर फैसले, हर जासूस की पहचान, हर विद्रोह की फाइल दर्ज थी। उन्होंने एक पुराना रजिस्टर निकाला जिस पर लिखा था गोपनीय शिष्य संख्या के 17। बीच के पन्नों में एक नाम बार बार दिखा, कुणाल, जो बीरबल का सबसे पहला निजी प्रशिक्षु था। पर फाइल के आखिरी पन्ने में लिखी थी एक सजा, द्रोह का दोषी घोषित, मृत मान लिया गया। बीरबल के चेहरे पर पसीना आ गया। यानी कुणाल, क्या वो अब भी जिंदा है? उधर मीरा को एक कोडित पत्र मिला। 4 पंक्तियों में एक रहस्य छुपा था जिसने बीरबल से सीखा, पर उससे आगे बढ़ा, जिसकी पहचान कभी बनी ही नहीं और जिसकी चालें अब भी हर जगह बिछी हुई है। नीचे सिर्फ एक संकेत था, एस से शुरू, के पर खत्म, और तुम्हारा रास्ता वही मोड़ेगा। मीरा ने तुरंत समझा यह संकेत सिकरी का है, जहां बीरबल ने अपनी शुरुआती यात्राएं की थी। मीरा वहां पहुंची जहां कभी बीरबल ने तिलिस्मी प्रयोग किए थे। एक पुराना कुआं, जिसे नाल दरवाजा कहते थे, वहां एक ताले पर खुदा था। कुआं के नीचे उतरते ही एक पतली सी गुफा निकली और उसके छोर पर बैठा था कुणाल का अब 70 साल का बूढ़ा, पर आंखों में आग। मीरा को देखकर बोला, तो तू वही है जो बीरबल से निकली, पर अब बीरबल को चुनौती दे सकती है। बीच दरबार में अचानक एक शाही संदेश आया। 3 दिन बाद बीरबल और का के बीच शाही बुद्धि दंगल होगा। जो जीतेगा वही दरबार के नीति मंडल का संचालन करेगा और मीरा अब सिर्फ दर्शक नहीं, निर्णायक बनेगी। अकबर स्तब्ध थे, बीरबल शांत, पर अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। मीरा ने पहली बार महसूस किया, अब मैं सिर्फ बेटी नहीं, एक कड़ी बन गई हूं 2 शक्तिशाली दिमागों के बीच, जहां एक पिता है और दूसरा उसका छाया बन चुका अतीत। राजमहल के पास एक विस्फोट हुआ। शाही प्रहरी भागते हुए आए। महाराज, पुस्तकालय में आग लगा दी गई है। गोपनीय रजिस्टर जल चुका है। बीच राख से सिर्फ एक कागज मिला जिस पर लिखा था, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, पर फिर से लिखा जरूर जा सकता है। अगली चाल मीरा की होगी और वो तय करेगी किसे कहा जाएगा सबसे बुद्धिमान। क्या मीरा कर पाएगी निष्पक्ष निर्णय या भावनाएं हावी हो जाएंगी? क्या बीरबल अपने ही अतीत के सामने टिक पाएगा? क्या कुणाल की चालें सिर्फ दरबार के लिए हैं या पूरा राज्य दांव पर है? और क्या ये बुद्धि दंगल किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बुद्धि दंगल, बीरबल बनाम का, जब निर्णय मीरा के हाथ में था। 3 दिन बाद शाही दरबार, चारों ओर सन्नाटा। अकबर सिंहासन पर, सामने बीरबल और का यानी कुणाल, और बीच में बैठी थी मीरा। अब कोई साधारण युवती नहीं, बल्कि वो स्त्री जिसके एक शब्द से बीरबल की बुद्धि का भविष्य तय होने वाला था। अकबर ने संकेत दिया। एक दरबारी ने पहला सवाल पढ़ा, अगर सत्य किसी के विनाश का कारण बन जाए तो क्या झूठ को न्याय कहा जा सकता है? कुणाल तुरंत बोला, हां, अगर वो झूठ किसी निर्दोष को बचा सकता है तो वो झूठ नहीं, सच्चे उद्देश्य की चतुराई है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं, अगर झूठ को हम न्याय मान ले तो हर अपराधी अपने अपराध को आवश्यक झूठ कहकर छिपा लेगा। मीरा ने चुपचाप सिर झुकाया। पहला प्रश्न, बराबरी। अगर कोई शासक अपने पुत्र को दंड दे, पर वो दंड राज्य को अस्थिर कर दे, तो क्या पुत्र को क्षमा देना उचित होगा? कुणाल बोले, राज्य पहले आता है, पुत्र बाद में, पर अगर क्षमा से राज्य स्थिर रह सकता है तो वही बुद्धिमत्ता है। बीरबल बोले, राज्य स्थिरता नहीं, न्याय पर टिकता है। पुत्र हो या प्रजा, दंड सबके लिए समान होना चाहिए।
अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मीरा के मन में पहली बार दोहरी आवाज उठी। मीरा खुद उठी और बोली, अगर एक व्यक्ति अपने अतीत को छिपाकर वर्षों बुद्धि का प्रतीक बना रहा हो और उसका अतीत एक दिन उसे चुनौती देने लौट आए, तो क्या वो व्यक्ति उस पद का हकदार रह जाता है? दरबार स्तब्ध, बीरबल शांत। कुणाल मुस्कराया। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, अगर कोई व्यक्ति अपने अतीत से सीखकर आज भी निष्पक्ष रह सकता है, तो वो अतीत उसका कलंक नहीं, उसकी पात्रता है। पर अगर वो आज भी उस अतीत को झूठ से ढकता है, तो वो बुद्धिमान नहीं, मूल्यहीन है। अब मीरा की बारी थी। मीरा उठी। उसकी आवाज में थरथराहट नहीं थी, पर भावनाएं थी। बीरबल, आपने सत्ता को कभी हथियार नहीं बनाया, आपने सत्य को कभी मजबूरी नहीं बनाया, और आपने मुझे यह हक दिया कि मैं आज यहां निर्णय ले सकूं। कुणाल, आपने बुद्धि की ऊंचाई तो दिखाई, पर उसमें भावनाओं का अपमान किया। इसलिए मेरे निर्णय से बीरबल ही रहेंगे राज्य के नीति विचार प्रमुख, लेकिन कुणाल को मैं एक नई नीति विज्ञान गुरुकुल की स्थापना का अवसर देती हूं, ताकि वो अगली पीढ़ी को गढ़ सके, पर इस बार बिना छल के। अकबर मुस्कुराए। दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख, बुद्धि की जीत केवल चतुराई से नहीं होती, बल्कि सत्य, भावनाओं और न्याय के संतुलन से होती है। अतीत चाहे जितना भी भारी हो, अगर आप उससे सीखकर आज में ईमानदारी से खड़े हैं, तो आप आज भी सबसे योग्य हैं।